हमारा आज का टॉपिक है करंट्स ऑफ एटलांटिक ओशन। द इम्पॉर्टेंट ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट ओशन। देयर आर टू वेल डेवलप्ड नेटवर्क्स ऑफ gyre, currents gyre in North Atlantic Ocean and South Atlantic Ocean. In North Atlantic, first of all we take currents of North Atlantic Ocean. Number one very important current is North Equatorial Current in Atlantic Ocean. The current starts from east to westward side and from western coast of Africa to western side. This currents spread from 0 degree equator to 10 degree north equator, and it starts from western African coast to Brazilian coast, and after that it bifurcates in two parts. One is Antilles current and the second is Caribbean current. Further, Caribbean current goes to Gulf of Mexico, and at this place from Yucatan Channel this current goes to Gulf of Mexico, and after covering the whole area it comes out from Florida Strait and again joins to Antilles current. तो हमें सबसे पहले ही लेना है नॉर्थ एटलांटिक करंट, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट होती है 0 डिग्री इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये करंट स्टार्ट होती है और आगे जाके वेस्ट इंडीज के पास जाकर एंटिलिस करंट और दूसरा कैरिबियन सी में चली जाती है, और एंटिलिस करंट फर्दर फ्लोरिडा करंट के साथ ज्वाइन करती है बाद में। ये करंट कनारी करंट से एक तरह से पुशअप की जाती है। वन रीजन तो इसका ये है कि कनारी करंट का जो कोल्ड वाटर है वो अपवेलिंग होता रहता है, वो ऊपर इसको आगे की तरफ पुश करता है। एंड द सेकेंड रीजन इज ड्यू टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स के कारण ये वाटर, ऊपरी सरफेस का जो वाटर है वो ड्रैग किया जाता है वेस्टर्न साइड को। जब ये वाटर वेस्टर्न साइड को आता है तो यहाँ पर बहुत अधिक वाटर पाइल अप हो जाता है, ज़्यादा वाटर यहाँ पर पाइल अप हो जाता है, और यहाँ आने के बाद ब्राज़ील की कोस्ट यानी कि दक्षिणी अमेरिका के पास ये स्ट्राइक करके आगे चला जाएगा, और यहाँ तक इस करंट को बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक करंट। अब ये वाली करंट इसमें क्योंकि इक्वेटोरियल जोन में है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर इस करंट का ज़्यादा होता है, वार्म करंट है। तो यहाँ पर जितना भी ये रेड से दिखाया गया ये सब वार्म करंट का सिंबल है, क्योंकि हम जो कोल्ड करंट दिखाते हैं वो ब्लू कलर से दिखाते हैं, वार्म करंट रेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये एक वार्म करंट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। आगे जाके इसी के गल्फ स्ट्रीम, नेक्स्ट हमारी जो करंट है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में वो है गल्फ स्ट्रीम। इसको हम गल्फ स्ट्रीम सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम इसलिए भी इसको कहा जाता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये बाहर आने के बाद कि इसका ओरिजिन गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ, इसलिए गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम सिस्टम, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी करंट्स हैं, सेवरल करंट्स हैं। जो सबसे पहले जो करंट होगी फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि फ्लोरिडा की कोस्ट पे, फ्लोरिडा स्ट्रेट से जब वाटर बाहर निकलता है तो यहाँ से स्टार्ट होकर हेड्रेस तक का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक इसको फ्लोरिडा करंट के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा करंट के नाम से। इसके अंदर जब पानी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में पानी जब चला जाता है तो स्ट्रेट, क्योंकि सकरा होने के कारण यहाँ से प्रेशर से पानी बाहर निकलता है और आगे जाके ये वाटर यहाँ पर फैल जाता है। तो यहाँ पर जो इसका विड्थ है वो कम है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये विड्थ अधिक होती चली जाती है। इसके बाद ये जैसे आगे जाती है कोस्ट, यहाँ पर इसको फिर गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो स्टार्ट होती है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट होकर
और इसको हम आगे तक जो नॉर्थ ईस्टर्ली करंट हो, और ये जाती है यूरोप के पश्चिमी तट तक। यहाँ पर इसमें बहुत सारी इनकी बाइफर्केशन हो जाती है, तो बहुत सी छोटी छोटी करंट्स भी बनती है और कुछ इंपॉर्टेंट मेन करंट भी होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जैसे आगे की तरफ प्रोसीड करती है तो यहाँ पर ये कहलाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अंध महासागर प्रवाह भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ भी अधिक हो जाती है। इसमें दो रीजन है, एक तो उत्तर की तरफ से बैफिन बे से या डेविस स्ट्रेट से होकर जो कोल्ड वाटर आता है ऊपर से, वो गल्फ स्ट्रीम में यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास ज्वाइन करता है। जैसे ये वाटर यहाँ पर ज्वाइन करता है, यहाँ पर ठंडा पानी, एक साइड में ठंडा पानी होता है और दूसरी तरफ गर्म पानी होता है। तो ये ठंडा पानी गर्म पानी से जब ज्वाइन करता है तो यहाँ पर फोग, बहुत ज़्यादा फोग हो जाता है, जो कि एक हर्डल कह सकते हैं कि यहाँ से जो जितना भी नेविगेशनल जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर फिर जो शिप्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि इस एरिया को क्रॉस करना। और कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स भी, क्योंकि लैब्राडोर करंट अपने साथ आइसबर्ग्स लेकर आती है। तो वो आइसबर्ग्स, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आइस का एक पार्ट ऊपर रहता है, 9 पार्ट्स उसके नीचे होते हैं, ओशन में वाटर के नीचे होते हैं, जिस कारण से कि वो हिस्सा नीचे रह जाता है, ज़्यादा उसके बारे में इतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ पर एक हमने बहुत पुराना जो टाइटैनिक के बारे में हमने सुना था, वो यहीं पर उस शिप का ये कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ से आने वाले आइसबर्ग्स होते हैं, जिसके कारण से तो यहाँ पर फिर कोहरा ज़्यादा होता है। कोहरा अधिक होने के कारण इस तरह की ये ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती है। आगे ये वाली करंट प्रोसीड कर जाती है, ऊपर तक चली जाती है। हालांकि अभी इस वाटर में जो इसका जो टेम्परेचर है वो उतना अधिक नहीं है जितना कि यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर भी हम इसको वार्म करंट ही बोलते हैं। इसका जो साउथवर्ड पार्ट है वो वाला ज़्यादा वार्म है इन कंपैरिजन टू नॉर्थवर्ड पार्ट, क्योंकि इस तरफ ठंडी धाराएं ज्वाइन कर रही हैं और ये वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ है, ये अभी भी गर्म ही है। तो इसलिए इसको हम वार्म करंट ही कहेंगे। जैसे ये करंट आगे जाती है, सबसे पहले सीधी नॉर्थ ईस्टर्ली पार्ट में जाती है। इसकी एक ब्रांच चली जाती है नॉर्वेजियन सी में। नॉर्वेजियन सी में जाती है, यहाँ से सीधा नॉर्वेजियन सी में चली जाती है, इसलिए इसको नॉर्वेजियन करंट के नाम से भी जाना जाता है। यही करंट फेरोस आइलैंड के पास से होती हुई, यही करंट दो भागों में आगे इसका डिवीजन हो जाता है। एक भाग आइसलैंड के साउथवर्ड साइड चल जाता है, इर्मिंगर करंट, जिसको इर्मिंगर करंट के नाम से जाना जाता है। ये इर्मिंगर करंट है। इसी का एक पार्ट नॉर्थ सी में चला जाता है, इसी करंट का एक पार्ट। एक भाग यहाँ से आकर एक इंग्लिश चैनल, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती है, बहुत सी शाखाएं बन जाती हैं जो अलग अलग महासागरों में जाती है। इसी का साउथवर्ड साइड एक आता है हिस्सा जो कि मेडिटेरियन सी में अंदर तक चला जाता है। तो ये भी एक गर्म धारा ही है, मेडिटेरियन सी के अंदर चली जाती है। और यहाँ से एक भाग यहाँ पर एजोर्स मडेरिया के पास से आकर ये कह सकते हैं कि कनारी की करंट का आरंभ होता है। और कनारी जो धारा है वो मडेरिया से आरंभ होकर केप वर्डे तक चलती है, और केप वर्डे के बाद यहाँ पर आने के बाद ये धारा फिर उसी उत्तरी अटलांटिक करंट को पुश करती है, और यही इसका कुछ आगे पुश करती है, तो यही जल आगे की तरफ चला जाता है। और इस तरह से ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक वेल डेवलप्ड जायरे बन जाता है। ये वाला पूरा पार्ट वेल डेवलप्ड जायरे बन जाता है। अब आता है हमारा साउथ अटलांटिक। इसके बाद हम लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लैब्राडोर करंट की थी, लैब्राडोर करंट नॉर्थ से आने वाली इंपॉर्टेंट ठंडी धारा है। इसके बाद आते हैं हम साउथ इक्वेटोरियल करंट को। साउथ इक्वेटोरियल करंट
जैसे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट होती है 0 to 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में, साउथ इक्वेटोरियल करंट का जो एरिया है वो 0 डिग्री से 20 डिग्री साउथ है। तो 0 डिग्री इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ के बीच में ये करंट चलती है, और वही अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, वार्म करंट है, इसके वेस्टर्न हिस्से से स्टार्ट होकर आगे ब्राजील तक प्रोसीड कर जाती है, वार्म करंट है। ये एक ज़्यादा क्लियर कट करंट है, बिल्कुल प्रोमिनेंट करंट है, ज़्यादा नॉर्थ करंट से ज़्यादा क्लियर है ये वाली करंट, और ये ब्राज़ील के तट के पास यहाँ पर आकर ये स्ट्राइक करती है, ब्राजीलियन कोस्ट के पास यहाँ पर आकर, और ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है, जैसे कि हम क्लियरली इसमें देख रहे हैं, ये रेड करंट यहाँ से यहाँ तक एक ऊपर भाग जा रहा है, दूसरा है। अब क्योंकि ये भी एक वार्म करंट है, और वार्म करंट है, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक करंट थी वैसे ही ये भी एक वार्म करंट है, तो इसका एक पार्ट उत्तर की ओर चला जाता है और एक पार्ट दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। जो भाग उत्तर की ओर जाता है वो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज हो जाता है। यहाँ पर जाकर देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मिक्स हो गया, क्योंकि दोनों की जो वाटर प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। तो और दूसरा भाग ब्राजील की कोस्ट के साथ साथ नीचे आ जाता है, जिसको कि आगे जाके हम ब्राजीलियन करंट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ब्राजील करंट, ये ब्राजील करंट है। इन दोनों की भी प्रॉपर्टीज वही है। ये भी एक वार्म वाटर करंट है, जो कि हमने रेड कलर से ये सारी दिखाई गई है। तो इसके बीच में एक करंट और आती है, एंटी इक्वेटोरियल करंट। थर्ड वन इज, दोनों वार्म करंट के बीच में एक एंटी इक्वेटोरियल करंट है। साउथ अटलांटिक करंट के बाद हम और नीचे वाली करंट्स बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं एंटी इक्वेटोरियल करंट, यानी कि दोनों जो इक्वेटोरियल करंट थे उनकी जस्ट ऑपोजिट साइड में चलने वाली करंट। इन करंट्स की डायरेक्शन इस तरह से थे, ईस्ट टू वेस्टवर्ड साइड, और एंटी इक्वेटोरियल करंट के वेस्ट टू ईस्टवर्ड साइड इसकी डायरेक्शन है। तो जो एंटी इक्वेटोरियल करंट है वो इन दोनों ही करंट के द्वारा जब पानी आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है, तो आगे जब पानी जाता है तो बहुत अधिक पाइलअप हो जाता है यहाँ पर, और पानी, उस पानी के बैलेंस को बनाने के लिए ये करंट वापस, जहाँ यहाँ ज़्यादा पानी, इस साइड पानी कम हो जाता है और इधर पानी ज़्यादा पाइलिंग अप हो जाता है इधर, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए ये वाटर वापस इस तरफ आता है। हालांकि यहाँ पर ये बहुत अधिक विजिबल नहीं होती करंट, ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। दूसरी साइड में यदि हम ऑपोजिट साइड में आते हैं तो यहाँ पर इसको गिनी की करंट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये ज़्यादा विजिबल होती है, ये वाली करंट, गिनी करंट विजिबल है। तो ये होगी एंटी इक्वेटोरियल करंट। नेक्स्ट हम आते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट, हमने अभी की थी, उसका एक पार्ट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में ज्वाइन कर जाता है, दूसरा ब्राजील करंट के नाम से जाना जाता है। जब आगे की तरफ जाती है ये करंट, उसके बाद वेस्टर्लीज के जो पछुआ पवन है उनका इम्पैक्ट होने के कारण यहाँ पर भी एक क्लियर कट दायरे बनेगा, साउथ अटलांटिक करंट का भी एक क्लियर कट दायरे बनेगा। तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये आगे की तरफ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ यहाँ पर जाती है ये करंट, इस साइड जाएगी, और जैसे ये इस तरफ ज्वाइन करते हैं नीचे से फॉकलैंड करंट, जो कि एक ठंडी धारा है, जैसे कि लेब्राडोर करंट उत्तर से ठंडे जल को लेकर आ रही थी, इसी तरह से फॉकलैंड करंट है जो दक्षिण से ठंडे जल को, ये फॉकलैंड आइलैंड है, इसके पास ही ये करंट चलती है, इसलिए इसका नाम भी फॉकलैंड करंट रखा गया। तो दक्षिण से ये ठंडा जल लेकर आती है, एंटार्क्टिका से जितना भी नीचे बर्फ से ढका हुआ होने के कारण यहाँ से ठंडा जल उत्तर की ओर लेकर आती है, और यहाँ पर फिर वही सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि लेब्राडोर जब गल्फ स्ट्रीम में ज्वाइन करती है तो यहाँ पर फोग वाली कंडीशंस डेवलप हो जाती है, यहाँ पर भी फोग वाली कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो ये एक छोटी करंट है जो एक ठंडी धारा है, और फिर यहाँ से ये करंट दक्षिण वाली जो ये करंट है आगे की तरफ मुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, पछुआ पवन प्रवाह भी बोल सकते हैं, ये वाला, या और ये एक ठंडी धारा है। और आगे जाके यहाँ पर केप ऑफ गुड होप से ये स्ट्रेट चल रही होती है, ये वाली धारा केप ऑफ गुड होप से स्ट्राइक करने के बाद एक भाग इसका आगे निकल जाता है, और एक भाग यहाँ से इसका दो ब्रांचेस बन जाती है, एक भाग अफ्रीका के
वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर इस धारा का नाम रखा जाता है बेंगुएला करंट। इसको बोलते हैं बेंगुएला करंट इस धारा को। बेंगुएला करंट क्योंकि नीचे से ठंडा जल लेके आई, तो ये जैसे कि हम ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं इसको, ये एक ठंडी धारा है। बेंगुएला करंट ठंडी धारा है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही है, ये वाली करंट। और इसी तरह से इक्वेटोर उसके बाद ये पुश करती है अपने जल से, और एक ये भी रीज़न है साउथ इक्वेटोरियल करंट के चलने का। तो इस तरह से ये पूरा एक ज़ायरे बन गया साउथ इक्वेटोरियल करंट के द्वारा, या यूँ कह सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक में भी एक ज़ायरे बना, जैसे कि उत्तरी हिंद महासागर में एक ज़ायरे बन गया था। और ये यहाँ पर इन करंट्स के इम्पैक्ट भी बहुत हैं। डिपेंड करता है कि कौन कोल्ड करंट है या हॉट करंट है। कोल्ड करंट के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और हॉट करंट के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। पूरा का पूरा जैसे ये डेजर्ट एरिया है, क्योंकि कोल्ड करंट है यहाँ पर, कोल्ड करंट में इवेपोरेशन वहाँ पर नहीं होती, कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होता, इसलिए वो एरिया ज़्यादा डेजर्ट रह जाता है, वहाँ पर बरसात अधिक नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती। और जो एरिया जहाँ पर कि ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर वार्म करंट चलती है, तो वार्म करंट के कारण यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मॉइस्चर भी होता है। मॉइस्चर होने के बाद वार्म करंट के कारण ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बरसात उन क्षेत्रों में अधिक होती है। हम जितने भी देखते हैं कि डेजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर देखेंगे या इस तरह के, यदि हम पैसिफिक ओशन की करंट करेंगे तो उस तरफ देखेंगे यहाँ पर भी डेजर्ट एरिया, रेनफॉल जैसे कि पेरू करंट के कारण यहाँ पर भी रेनफॉल कम होती है। तो ये हमने किया नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन की हमने जो करंट्स की, इन करंट्स में ये कह सकते हैं कि पूरे वेल डेवलप्ड ये नेटवर्क्स हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं चलने के भी, इनके डायरेक्शंस के भी बहुत सारे कारण हैं कि किस ये इनकी ये वाली डायरेक्शन कोरियलिस फोर्स के कारण है, वेस्ट विंड के कारण है, ट्रेड विंड्स के कारण है, जो कि हमने साथ साथ इनके रीजंस बताते चले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट्स हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन की भी और साउथ अटलांटिक ओशन की भी। नेक्स्ट आती है हमारे, इसके बाद यदि हम लें तो पैसिफिक ओशन करंट्स के। पैसिफिक ओशन करंट्स में सेम डायरेक्शन, यदि हम ये देखना चाहें कि अटलांटिक ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी, तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न चलता है करंट्स का। ऐसे ही यदि हम इस तरफ जाएंगे कि कहाँ से, जिस तरह से कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इन अटलांटिक ओशन है, इसी तरह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इन पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सेम डायरेक्शन वही है कि यहाँ पर इस गिनी पनामा और या इसके पास से स्टार्ट होकर नॉर्थ इक्वेटोरियल यदि हम करंट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये करंट आती है वापस फिलीपींस न्यू गिनी को ज्वाइन करती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसका वही वाला, तीनों यदि हम करंट्स करें, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर करंट। पैसिफिक ओशन में काउंटर करंट या यूं कह सकते हैं एंटी इक्वेटोरियल करंट काफ़ी प्रोमिनेंट है, और वही साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो स्टार्ट यहाँ से होकर, यदि हम मैप पर दूसरी साइड आएंगे तो, क्योंकि यदि हम इसको ग्लोब की तरह से देखते हैं तो पूरे को एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होकर वो इस साइड में आएगी। तो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देन साउथ, और ऑलमोस्ट इनका वही वाला पैटर्न बनता है जैसे कि अटलांटिक ओशन में बनता है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिर आगे प्रोसीड करती है, जैसे आगे चली जाएगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, उसके बाद ऊपर जाकर फिर जिस तरह से गल्फ स्ट्रीम की धारा थी उसी तरह से ऊपर से इसमें भी क्यूराइल की ठंडी धारा ज्वाइन करती है, जैसे कि लेब्राडोर करंट इसमें ज्वाइन कर रही है, इसी तरह से क्यूराइल की ठंडी धारा इसमें ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर क्यूरोशिवो और ओयोशिवो इस तरह से दो धाराएं, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा ज्वाइन करती है, जिस कारण से कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वही फोग वाली सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। लेकिन रीज़न एक है कि यहाँ पर बड़े आइसबर्ग्स आते हैं, और यहाँ पर इतने ज़्यादा वो एक्सीडेंटल आइसबर्ग्स नहीं होते, क्योंकि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो ज़्यादा सकरा है, तो
तो वहाँ से ठंडा जल तो आता रहता है बेरिंग स्ट्रेट से, और आइसबर्ग्स भी आते हैं, लेकिन इतने बड़े बोल्डर्स में नहीं जितना कि ये वाले एरियाज अटलांटिक ओशन में, ये ज़्यादा बड़े ओपन एरियाज हैं, तो यहाँ से सीधे बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, या यूँ कह सकते हैं बहुत बड़े आइसबर्ग्स निकल कर आते हैं इस साइड से और उनके करंट्स के साथ, जबकि बेरिंग स्ट्रेट से इतने ज़्यादा नहीं आते। तो कोल्ड वाटर तो ज्वाइन करता है वहाँ पर आकर, और कोल्ड वाटर के कारण ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वही फोगी सिचुएशन हो जाती है जो कि यहाँ पर सिचुएशन होती है। तो इसी तरह से जब ये करंट वापस यहाँ पर भी वही जायरेस बनते हैं, पैसिफिक ओशन में भी, उत्तरी प्रशांत महासागर में भी वही जायरेस बनते हैं जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में जायरेस बनते हैं। इसी तरह से दोनों, तो उत्तरी प्रशांत महासागर का यहाँ पर हवाईयन द्वीप के पास आकर, हवाईयन द्वीप के पास आके ये करंट फिर एक भाग इसका गल्फ ऑफ अलास्का में चला गया है, दूसरा भाग साउथवर्ड साइड ये टर्न कर गया। तो इसी उत्तरी पैसिफिक के जो करंट है उसकी बाइफर्केशन कुछ पहले हो जाती है, बिल्कुल तट के पास आकर नहीं, इसका एक पार्ट हवाईयन आइलैंड से पहले ही मुड़ जाता है, एक भाग आगे की तरफ आ जाता है। जो भाग आगे आता है वो गल्फ ऑफ अलास्का, एलिशियन ट्रेंच के पास गल्फ ऑफ अलास्का में चला जाता है, और दूसरा भाग आगे की तरफ जो उत्तरी अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट के साथ साथ नीचे की तरफ आता है, जिसको बोलते हैं हम कैलिफोर्निया करंट, जो कि एक ठंडी धारा है। तो इस तरह से ये पूरे करंट ऊपर वाला एक कंप्लीट हुआ, और कैलिफोर्निया करंट जैसे कि कनारी धारा पुश करती है वाटर को, इसी तरह से ये कैलिफोर्निया करंट है, ये आगे की तरफ पुश करती है, और फिर वही एक पूरा जायरे बन जाता है, जैसे कि हमने अटलांटिक ओशन का जायरे देखा था ये, जिसमें चारों तरफ इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, और ऐसे ही ये एक पूरा सर्कल पूरा करती है। इसी तरह से साउथ पैसिफिक ओशन में भी है। साउथ पैसिफिक ओशन में करंट यहाँ से ये वार्म करंट ये स्टार्ट होती है, और ये सीधा जाके न्यू गिनी से स्ट्राइक करती है, न्यू गिनी के पास से आके इसका एक भाग, क्योंकि यहाँ पर भी एंटी इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पर वाटर पाइलअप हो जाता है, और दोनों करंट के आने के बाद जब यहाँ वाटर पाइलअप होता है तो एक भाग इसका वापस चला जाता है, और वो एंटी इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा। और ये कह सकते हैं कि साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया के तट से यहाँ स्ट्राइक करती है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्ट्राइक करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के तट के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और एक भाग इसका ऊपर की ओर चला जाता है जो एंटी इक्वेटोरियल करंट को जन्म देता है। तो जो साउथ की ओर आता है यहाँ से फिर हम इसको फिर यही वाली धारा ये कह सकते हैं वापस आना शुरू होती है, और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की तरह से एक ठंडी धारा के साथ मिलकर ये आगे की तरफ प्रोसीड करती है, और यहाँ पर आने के बाद सीधा जब चल रही होती है तो केप हॉर्न के पास टकराती है। केप हॉर्न से टकराने के बाद एक भाग इसका ऊपर चला जाता है और दूसरा भाग आगे की तरफ आ जाता है। जो भाग ऊपर की ओर जाता है वो होता है पेरू करंट। पेरू करंट है ये। पेरू करंट ठंडा जल होने के कारण ये एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा एंकोवी मछली के पालन के लिए फेमस है। पेरू करंट की ये वाला है, क्योंकि ये अपने साथ बहुत से इस तरह का मटेरियल लेके आती है, प्लंकटन वगैरह लेके आती है, जो उन मछलियों के पालन में सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, जो खाने की सामग्री अपने साथ लेके आते हैं, प्लंकटन लेके आते हैं, और भी जो उनके लिए सुटेबल कंडीशंस बनती है इस करंट के कारण। तो ये पेरू एक ठंडी धारा है जो इसके, और इस ठंडी धारा के कारण यहाँ पर बरसात नहीं होती है, लेकिन और इस तरह से ये एक पूरा सर्कल पूरा होता है। लेकिन यहाँ पर इसी दक्षिणी अमेरिका के इस कोस्ट के साथ साथ कभी कभी अराउंड 6 to 7 ईयर्स में एल नीनो करंट, जब एल नीनो करंट एक्टिव होती है तो वो नॉर्थ टू साउथ आती है, और जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर जब एल नीनो करंट आती है तो पेरू की करंट को वो पीछे की तरफ धकेल देती है, यानी कि एज के साथ साथ एल नीनो करंट आ जाती है और पेरू करंट पीछे हो जाती है। जैसे ही वार्म करंट एल नीनो करंट यहाँ पर आती है, टेम्परेचर 3-4 डिग्रीज बढ़ जाता है यहाँ का,
3-4 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर बरसात वाली कंडीशंस हो जाती हैं। और जब एल नीनो एक्टिव होता है तो इस एरिया में उस ईयर जिस साल एल नीनो एक्टिव होता है वहाँ पर बरसात होती है और यहाँ पर जितने भी घास या यूँ कह सकते हैं वेजिटेशन है उस साल वहाँ पर फसल भी होती है, काफ़ी ग्रीनरी हो जाती है, बरसात हो जाती है, तो ये पूरा एरिया हरा भरा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोग कहते हैं कि जब एल नीनो एक्टिव होता है तो एल नीनो के एक्टिव होने से पेरू करंट आगे की तरफ धकेल दी जाती है, जिससे यहाँ पर जो एंकोवी नामक मछली का पालन होता है वो या तो आगे की तरफ चल जाती है, उनको पूरा खाना नहीं मिल पाता है और वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इन कंट्रीज़ की जो मेन इकोनॉमी है वो एंकोवी मछली के कारण ही होती है। जब वो मछली पालन नहीं होता है तो एक बात तो यहाँ ठीक है कि वहाँ पर ग्रीनरी हो जाती है, उस टाइम वेजिटेशन होती है, उस टाइम एग्रीकल्चर होती है, कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता है सारा ये। तो यहाँ के लोगों की उस साल इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाती है। तो ये लोग यहाँ पर ये तो कहते हैं कि एल नीनो तो आए, बरसात भी हो और ये ग्रीनरी भी हो, लेकिन यहाँ से ये मछलियाँ पलायन ना करें या ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, जिससे उनके काफ़ी नुकसान होता है। तो ये एक हर साल एल नीनो करंट हर साल एक्टिव नहीं होती है, अराउंड 6 to 7 ईयर्स में एक बार ये एल नीनो करंट यहाँ पर एक्टिव होती है। तो ये थी पैसिफिक ओशन की करंट्स, नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट्स एंड साउथ पैसिफिक ओशन करंट्स। तो हमने टोटल करंट्स की अटलांटिक ओशन करंट्स, पैसिफिक ओशन करंट्स एंड नेक्स्ट जो और लास्ट जो करंट्स हमारे इंडियन ओशन करंट्स। इंडियन ओशन करंट्स में कंपैरेटिवली जो जायरेज अटलांटिक और पैसिफिक ओशन करंट्स के हैं वो इंडियन ओशन के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स में इतने नहीं हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स में करंट्स दो तरह से अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट यदि हम नॉर्थ इंडियन ओशन में हम करें इक्वेटर से 0 डिग्री से नॉर्थ में करते हैं तो वहाँ सीजन के अकॉर्डिंग दो करंट्स चलती हैं। जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें चलती है उसी सेम डायरेक्शन में वो करंट्स बनती है। तो 6 महीने यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है तो उसी डायरेक्शन में वो करंट्स बनती हैं, और 6 महीने उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी जो विंड्स होती है तो उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर एक साल में इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ एक साल में दो प्रकार की यहाँ पर करंट्स चलती है। ऐसा नहीं है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन करंट्स की तरह से कि थ्रू आउट द ईयर सेम डायरेक्शन में करंट्स चलती हैं। साउथ इक्वेटोरियल यानी ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर के जो दक्षिण में जो करंट है वो बिल्कुल ज़ाहिर उसी तरह का है जैसे कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है या पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। उसमें साल में 2 बार चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट ईयर सेम करंट चलती है। और ये वाली जो हम देखते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट इन इंडियन ओशन, सेम डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि ट्रेड विंड्स के अकॉर्डिंग जो वाटर को ड्रैग करती है तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक आती है। सीधी जब ये करंट आती है तो यहाँ पर मेडागास्कर के पास स्ट्राइक करती है। 2 पार्ट में ये बाइफरकेट हो जाती है, एक पार्ट नीचे की तरफ आता है, दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ चल जाता है। इसमें भी सेम उसी तरह से एक एंटी इक्वेटोरियल करंट होती है। नॉर्थ जिस तरह से दोनों ओशंस में हमने देखा इसमें भी एंटी इक्वेटोरियल करंट होती है, जो कि अधिक वाटर यहाँ पे पाइलअप हो जाता है, वो वापस यहाँ बैकवर्ड साइड में आता है जहाँ पर कि कम वाटर होता है। तो यहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ जाती है। मेडागास्कर के पास एक भाग साउथ की तरफ आ जाता है और एक भाग ऊपर की तरफ चला जाता है। तो जो साउथ की तरफ आता है वो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ होता हुआ वापस फिर ये एक दायरे बनाता है और ये एक ठंडी धारा है। आगे ऑस्ट्रेलिया के पास जब ये धारा जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आकर एक भाग इसका आगे निकल जाता है, एक भाग ठंडा जल ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास आ जाता है। इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जाना जाता है और एक ये पूरा इस तरह से सर्कल बन जाता है। ये भी एक दायरे बनता है दक्षिणी हिंद महासागर में, और ये वार्म करंट और फिर कोल्ड करंट, फिर कोल्ड करंट और फिर ये इस वाटर को पुश करता है। तो ये एक पूरा दायरे बन जाता है यहाँ पर, और इसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो इस तरह से हमारे ये करंट्स थे, तीनों ओशंस के करंट थे। और
जो कि एक वेल नेटवर्क बना हुआ है पूरे। और इन करंट्स के इम्पैक्ट, काफ़ी इम्पैक्ट्स हैं जो ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली क्लाइमेट पे, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि यदि किसी जगह पर फिशेस वगैरह को, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर एंकोवी मछली को काफ़ी प्रभावित करते हैं, तो ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को भी प्रभावित करते हैं। और क्लाइमेट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं करंट्स। जैसे हम यदि इस एरिया की क्लाइमेट को देखें तो केवल इस गल्फ स्ट्रीम सिस्टम के कारण ही ये वाला पार्ट है जहाँ पर कि विंटर्स में अराउंड 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये सारा का सारा एरिया एक ओपन, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा नेविगेशनल या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में होता है। यदि यहाँ पर सारी बंदरगाहें खुली होती हैं तो ये हम मान सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन चलता है, जो हमारी इकोनॉमी को भी, वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी को भी काफ़ी प्रभावित करता है। सपोज ये गल्फ स्ट्रीम नहीं यहाँ से चलती, यहाँ पर गर्म पानी नहीं लेकर जाती, तो यहाँ का टेम्परेचर 2-3 डिग्री डाउन हो सकता था और 2-3 ये एरिया फ्रीज हो सकता था, जो यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता था। यदि हम इसके ऑपोजिट साइड करते हैं, यदि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट लेते हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में ये करंट्स टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। समर्स में जाते हैं तो यहाँ 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो इस यहाँ के टेम्परेचर को और अधिक कर देता है, जो कि वैसे ही यहाँ पर एक तरह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उस टाइम टेम्परेचर नहीं होता है। और विंटर्स में जब यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो उस टेम्परेचर का इसको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती हैं, तो वो इस एरिया को गर्म नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से यहाँ के क्लाइमेट को प्रभावित किया, यहाँ के क्लाइमेट को। और दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पर फोग होना, कहीं पर वर्षा अधिक होना, कहीं पर वर्षा नहीं होना, इन एरियाज में कोल्ड करंट के कारण बरसात नहीं होना, यहाँ पर बरसात नहीं होना। बहुत कुछ बेनिफिशियल भी इसलिए भी है कि कुछ एरियाज में रिक्वायर्ड बरसात हो जाती है इन करंट्स के कारण। तो ये हमारा एक तरह से क्लाइमेटिकली टेम्परेचर को बैलेंस करता है कि जहाँ पर कम तापमान है वहाँ पर तापमान को बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर अधिक तापमान है वहाँ तापमान कम कर दिया जाता है। तो करंट्स का हमें क्लाइमेटिकली भी और इकोनॉमिकली भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ये था हमारा टोटल चैप्टर करंट्स का। थैंक यू।